हाय एवरीवन। तो क्या हाल है आप सभी के? तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग मैथ 2 और यूनिट नंबर 5 के टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी एकदम फोड़ने वाले हैं। तो यूनिट 5 का नेम जैसा आप जानते होंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, और यूनिट 4 के टॉप 20 का सॉल्यूशन, टॉप 20 का किसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो हमने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद यूनिट नंबर 5 की ओर प्रस्थान करिए। हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो चले करें स्टार्ट। कॉपी पेन निकाल लीजिए। वीडियो के अंदर ही वन शॉट कवर है। इसके अंदर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए हैं थ्योरी के साथ, तो वो भी इसके, तो आप दोनों इसमें कॉम्बिनेशन है, कंबाइन है, वन शॉट प्लस टॉप 20 क्वेश्चन। जो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके पीछे का कंसेप्ट भी बताते हुए चलेंगे। तो ये वन शॉट प्लस टॉप 20 क्वेश्चन की वीडियो होने वाली है, और वीडियो मतलब यूनिट 5 की होने वाली है। तो चलें करें स्टार्ट, करें। कॉपी पेन निकाल ली। हाउ द जोश हाई सर, हाउ द जोश हाई सर। तो हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ एक नए यूनिट की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहला एक प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट, क्या आप तो मेरी फैमिली हैं, तो फैमिली जब होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करती है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसकी पीडीएफ नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, तो वो तो आपको पता ही होगा कि आपको कहाँ मिलेंगे। करें स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट कॉची इंटीग्रल थ्योरम एंड ड्राइव इट। उसको स्टेट कॉची इंटीग्रल थ्योरम को आपको क्या करना है, स्टेटमेंट देनी है कि वो क्या कहती है, और उसको ड्राइव आपको करना है कि वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिखा है कि आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन होता है। तो सर एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ये तो आपने बताया नहीं, तो ये हमने यूनिट 4 में डिस्कस कर रखा है। अगर ये आपके पास एफ ऑफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका एक डेरिवेटिव होगा जो कि कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर। तो उसको हम क्या, किसी एक क्लोज कर्व में उसका क्या आएगा, कंटिन्यूअस, मतलब एफ डैश जेड आएगा। तो ये इसका क्या है, ये इसकी क्या है स्टूडेंट, स्टेटमेंट है कि अगर कोई एक एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, और वो सिंपल क्लोज कर्व बनाएगा, एक सी कर्व बनाएगा। जैसा यहाँ पर नीचे आप डायग्राम में देखेंगे, तो यहाँ पर नीचे डायग्राम में बना हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, क्लोज कर्व है, तो क्लोज कर्व आपके पास बना हुआ है। तो यहां पर लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यहां पर ये क्या है, आर एक रीजन है। आर क्या है कि यहां पर ये कि इतना एरिया इसने कवर कर रखा है, वो है। एफ ऑफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई वी आपने पढ़ रखा होगा यूनिट 4 में कि हाँ सर बिल्कुल यू प्लस आई वी हम पढ़ के आए हैं। ये किसके बराबर होता है सर, जेड के बराबर होता है। तो जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर ये देखिए, ये एक्स और वाई लिख रखे हैं, तो एक्स वाई क्या होता है आपको पता ही है कि क्या है, यहां कोई भी फंक्शन के। ठीक है, कि वो क्या है, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, वो है। देन उसके बाद यदि मैं डी जेड करूं, दोनों का क्या कर देता हूं डी जेड, तो उसके लिए क्लोज कर्व के लिए आएगा u प्लस आई वी डी एक्स प्लस आई डी वाई। ठीक है, तो u प्लस आई वी को मैंने एक तरफ रखा, और यहां पर dx मतलब डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में। यहां पर क्या हुआ, ये जो dx है वो u के साथ होता है, और ये जो dy है ये i वाली टर्म के साथ होता है। ठीक है ना। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए सेम आप जानते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करते हैं। सेम ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, और यहाँ पर आई आई वाली टर्म को हम एक तरफ लग लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने रियल पार्ट को एक तरफ किया है और इमेजिनरी पार्ट को हमने दूसरी तरफ कर दिया। ठीक है ना, तो दोनों समझ में आ गई ना। ठीक है, डायरेक्ट लिखा है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर एफ डैश जेड क्या है, कंटिन्यूअस है। एफ डैश जेड क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहां पर पार्शियली डेरिवेटिव आप जानते होंगे, मैथ 1 में आप पार्शियली डेरिवेटिव पढ़ते हैं। तो पार्शियली डेरिवेटिव क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स
डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। ये क्या है यहाँ पर कंटिन्यूअस है आर पर। यहाँ ये जो रीजन बना हुआ है यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब इनका डेरिवेटिव है, ठीक है। और ये आप जानते हैं इसको ग्रीन्स थ्योरम, ये जो आगे लिखा हुआ है ये एक ग्रीन्स थ्योरम होती है जो आप M1 में पढ़ के आए होंगे, लास्ट की यूनिट वेक्टर कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो ये आपके पास ये ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला है। तो ये क्या आपके पास ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला। और यूनिट नंबर 4 के अंदर आपने देखा होगा कि सी आर क्या होता है। तो यहां पर हम यूजिंग सी आर इक्वेशन का, हम कॉशी रायमन इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं। तो कॉशी रायमन इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होती है। कि बिल्कुल सर होती है, हमें तो याद है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात ही नहीं है। अगर मैं इसको यहां पर देखिए, अगर मैं इनमें इस सी आर इक्वेशन का यूज करता हूं और मैं ये वैल्यू यहां पर रखता हूं तो ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। चाहे तो आप रख के देख सकते हैं, बट मैंने आपको डायरेक्ट बताया, ये आपको दिखाना थोड़ी है एग्जाम में कि हाँ यहां पर आप डायरेक्ट लिखेंगे कि यूजिंग सी आर इक्वेशन, हमने सी आर इक्वेशन का यूज किया है। और जैसे हम इसमें सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे, जो यहां पर वैल्यू है इनको मैंने यहां पर पुट किया है और पुट करने के बाद यहां पर इंटीग्रेशन एफ ऑफ, ये इंटीग्रेशन होता है और इसका मतलब होता है क्लोज कर्व का। ये जो आपके पास फाई जैसा बनना है ना, ये जो सर्किल बनाया हुआ हमने इंटीग्रेशन के ऊपर, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल। तो क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास हो जाता है हेंस प्रूव्ड। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा आप यहां पर देखेंगे, स्टेट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये यहां पर इंटीग्रल फॉर्मूला है जो कि 2017-18 में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ये फॉर्मूला है, ये थ्योरम है, ये थ्योरम है। यहां पर आप देखेंगे तो ये थ्योरम है और यहां पर ये क्या है, कॉची इंटीग्रल का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो आपको डायरेक्ट ही याद करना होगा मेरे प्यारे साथियों। तो जब आप फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करेंगे तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड। तो ये तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद ही करना है। तो इसमें तो मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकते आप, शॉर्ट ट्रिक तो बता ही सकते हैं, बिल्कुल बता सकता हूं। देखिए यहां पर एफ ऑफ जेड आता है बेसिकली, तो ए की जेड की जगह आपको जेड की जगह क्या रखना है, ए रखना है। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे सर आपने यहां पर क्यों नहीं रखा, बस इधर साइड रखना है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई क्लोज इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। यहां पर जेड आएगा तो जेड माइनस ए रख लीजिए, तो ए को इधर ले आएंगे तो जेड माइनस ए डी जेड। ये बस मैंने ट्रिक बताई है, ये आगे चल के यूज होगा कि जेड इज इक्वल टू ए क्या है यहां पर, ठीक है ना। जब हम टेलर सीरीज पढ़ेंगे ना तब जाके यूज होता है। तो यहां पर इसका प्रूफ हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने, कंसीडर एक कोई फंक्शन है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। ये एक एनालिटिक है सभी पॉइंट पर एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू ए को छोड़कर। ये जेड इज इक्वल टू ए को छोड़कर क्या है, ये हर जगह ये क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। यहां पर फिर हम एक ड्रॉ करते हैं एक सर्किल C1 को, जिसके अंदर यहां पर रेडियस हमने मानी है, इसको मैंने रो माना है। क्या माना है, रो, ठीक है। सच दैट C1 लाइज एंटायरली इनसाइड द C। ये जो आपके पास C1 है, C1 क्या है, यहां पर एक सर्किल है। ये जो सर्किल है ये किसके अंदर है, इस C सर्किल के अंदर है। मतलब कहने का क्या हुआ, आपके पास दो सर्किल हुए। तो दो सर्किल यहां पर एक तो ये बड़ा वाला सर्किल और बड़े वाले सर्किल के अंदर एक C1 सर्किल बना हुआ है और उस C1 सर्किल की रेडियस जो है वो क्या है, रो है। ये क्या है आपके पास, रो।
थस यहां पर फिर वही एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एक एनालिटिक है, किस किस के बीच में, सी और C1 के बीच में। तो C और C1 के बीच में ये जो आपके पास रीजन बच जाता है, ये जो रीजन बच जाता है, इसके बीच में ये जो फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है ये एक एनालिटिक फंक्शन है। और एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, जो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको ही तो बोलते हैं हम। तो यहां पर सबसे पहले हम यूज करेंगे कॉची थ्योरम का यूज। तो कॉची थ्योरम का यूज हम यहां पर पीछे हम देख के आए कॉची थ्योरम। तो क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू C1। यहां पर मैंने इस C1 के लिए जो सर्किल अंदर वाला सर्किल है उसके लिए लिखा है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, जेड माइनस के जेड नॉट इज इक्वल टू बेसिकली आर होती है, और रेडियस है ये आपके पास। ठीक है, ये क्या है, रेडियस। ठीक है, तो यहां पर ये रेडियस है, तो रेडियस क्या है, यहां पर रो है। ठीक है, तो यहां पर जब हम लगाएंगे जेड माइनस ए इज इक्वल टू रो और ई की पावर आई थीटा, ई की पावर ये क्या है, आई थीटा। जब हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इसको पूरी को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, और ये आपके पास सेम रहेगा, रो तो सेम रहेगा, रो ई की पावर आई थीटा, मतलब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स, बट एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह क्या है यहाँ पर आई थीटा, तो ई की पावर आई थीटा, और थीटा का आई थीटा का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आई आएगा। तो ये आपके पास आई आया। उसके बाद यहां पर ये जो डी थीटा था इसको मैंने इधर ले लिया। ठीक है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो ऊपर लिखा था, ये जो आप देखेंगे टर्म, ये जो टर्म है ये आपके पास जो C1 वाली, ये जो इधर साइड है आप देखिए, ये जो C1 वाली टर्म है ये मैंने यहां पर लिख लिया। उसके बाद यहां पर हमने क्या करा, वही आप जानते हैं पूरा एंगल जो आपके पास जो सर्किल होता है कितने का होता है, 360 मतलब 2 पाई। तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से 2 पाई इसकी लिमिट होगी। ठीक है, एफ ऑफ यहां पर जेड क्या है आपके लिए, यहां पर देखिए एफ ऑफ जेड क्या है, ए प्लस, भाई ए प्लस रो ई की पावर आई थीटा अपॉन यहां पर क्या आता है, जेड माइनस ए आता है। भाई डी जेड ही तो है, ये आपके पास इस फॉर्मूले के, देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, या यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखिए एफ ऑफ जेड क्या है, यहां पर एफ ऑफ जेड ये है, उसके बाद जेड माइनस ए, और यहां पर क्या आता है, डी जेड आता है या नहीं, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे ये डी जेड, और डी जेड की तो वैल्यू हमने निकाल रखी है भाई, ये डी जेड की वैल्यू मैंने यहां पर रखी। और जेड माइनस ए की वैल्यू क्या है, जेड माइनस ए की वैल्यू तो ये है, आई ना समझ में बात भाई, ये आपके पास एफ ऑफ जेड होता है, ये क्या होता है, एफ ऑफ जेड होता है, नहीं कि हाँ सर एफ ऑफ जेड है, तो एफ ऑफ जेड आपने लिख लिया कि ए प्लस रो ई की पावर आई थीटा। उसके बाद यहां पर आप देखिए ये जो डी जेड है, इस डी जेड की जगह डी जेड की वैल्यू ये रही, तो डी जेड की वैल्यू मैंने ये लिख ली। उसके बाद यहां पर देखिए जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए की वैल्यू क्या है, दिस, तो ये वैल्यू मैंने नीचे रखी। यहां से ये टर्म और ये टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट, जो रिमेनिंग टर्म है वो मैंने यहां पर लिख ली। उसके बाद लिमिट लगा देंगे यहां पर थीटा की जगह, तो लिमिट जैसे आप लगा देंगे तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर ये लिख ली। ठीक है, तो उसके बाद लिमिट लगाएंगे कि आपके पास जो रो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पर क्या है, 0 है, रेडियस क्या है यहाँ पर 0 है। इक्वेशन नंबर 2 यदि आप देखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 दिस, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन में आपको यहाँ पर देखिए ये एफ ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये एफ ऑफ ए बाहर आ जाएगा, तो ये एफ ऑफ ए आपने क्या ले लिया, बाहर की साइड ले लिया। उसके बाद बचा ये डी थीटा। अब डी थीटा को आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको करना है विद द लिमिट। तो लिमिट क्या है इसकी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो 2 पाई आपके पास बचेगा, तो ये 2 पाई आई एफ ऑफ ए हो जाएगा, और ये यहां पर क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये यहां पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
इज दैट क्लियर ना? ओके, समझ में आई ना भाई? एक बात बताइए, ये आपके पास क्या है यहाँ पर एफ ऑफ ए या एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए है या नहीं? अगर एक बात बताइए, यहाँ पर ये एफ ऑफ ए, ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसको मैं एक साइड रखूं, ये रख लिया मैंने, और ये यहाँ पर यह क्या है आपके पास 2 पाई ए, और इधर क्या चल रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अगर मैं इसको इसके साइड लेकर आऊंगा, अगर मैं इस टर्म को इसके साइड लेकर आऊंगा तो किस में आएगी? डिवाइड में आएगी या नहीं? तो यहां पर 1 अपॉन 2 पाई ए क्लोज इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड आएगा नहीं? यही फॉर्मूला, अगर कहीं पर ये फॉर्मूला लिख रहा है कि हाँ ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, तब भी वही फॉर्मूला लिखा हुआ जो नीचे लिखा हुआ है। आगे ना समझ में बात? आगे ना? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर वही स्टेट कॉची इंटीग्रल थ्योरम, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे कॉची इंटीग्रल थ्योरम और उसका फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल स्किप करके जाना नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो ये 2014-15 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर वेरीफाई आपको करना है कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम को, ठीक है। बाउंड्री की कंडीशन आपको दे रखी है और यहां पर ये दे रखा है कि हाँ ये एक रेक्टेंगल है, ये आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगल बनाता है, और रेक्टेंगल की वर्टेक्स आपको दे रखी है 1 - 1 आई और माइनस आई आपको दे रखी है। तो यहां पर हम जेड एक्सिस मतलब एक क्या बनाएंगे? यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर हमने डायग्राम बनाया, ये आपके पास ए बी सी डी आपके पास है। तो यहां पर वही क्लोज इंटीग्रल, तो ये क्लोज आपके पास इंटीग्रल है। तो पहले हम यहां से कहां चलेंगे? ए से बी पर चलेंगे, फिर बी से सी पर चलेंगे, सी से डी और डी पर ए, और पूरा क्लोज हो जाएगा, कर्व हो जाएगा या नहीं? तो यहां पर वही लिख रखा मैंने इंटीग्रेशन ए बी से हम चले यहां पर एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। देन उसके बाद बी सी सी डी और डी ए आपने लिख लिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, एक धेले की परेशानी नहीं है, ठीक है। और यहां पर बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे सर ये बताइए ये वर्टेक्स आई कहां से है? देखिए ए यहां से कंपेयर करेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैंने ए जो है वो आपके लिए यहां पर ये मानिए x के लिए तो 1,0 भाई, इससे यहां पर ये सबकी आप देखेंगे तो 1 1 है या नहीं? कि हाँ सर बिल्कुल 1 1 है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू मैंने मानता हूं ये 1 सेंटीमीटर यहां तक है, तो इस पर y तो 0 होगा, तो इसलिए x, y क्या हो गया? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ठीक है ना। देन उसके बाद यहां पर अब आ जाता है बी पार्ट, तो यहां पर बी पार्ट ये -1 है, ये आपके पास x है, ये y है, ठीक है। ये माइनस के x है, फिर माइनस के y है, ठीक है। तो देन उसके बाद यहां पर माइनस के y, तो माइनस के यहां पर क्या रहेगा? माइनस के x, ये x है, यहां पर ये x है, ठीक है। ये माइनस के x की तरफ है और यहां पर y क्या हो गया? 0। अब सेम ऐसे ही यहां पर हमने लिया है, यहां पर देखिए x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू क्या है? -y है, और ऊपर क्या है? यहां पर ये वाली टर्म आ जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर आप ये बोल सकते हैं ये जो पहली साइड है वो b है, आपके पास b है, देन उसके बाद ये d है, देन उसके बाद ये आपके पास कौन सी है? c है, और देन उसके बाद ये कौन सी बच जाती है? a। तो a b c d, ठीक है। तो ये इस टाइप से यहां पर मैंने लिखी हुई है। उसके बाद f ऑफ z, यदि मैं a b के लिए निकालता हूं तो एफ जेड आपको दे रखा है कि बिल्कुल सर दे रखा है। तो एफ जेड आपको क्या है? जेड की पावर 3 प्लस आई जेड है, जेड की पावर 3 प्लस आई जेड है। तो यहां पर एफ जेड को मैं, आप जानते हैं एफ ऑफ जेड को मैं क्या बोल सकता हूं? एक्स प्लस आई वाई का बोल सकता हूं। तो यहां पर मैंने एफ जेड को क्या लिखा? एक्स प्लस आई वाई। भाई आप चाहें इस जेड को क्या लिख सकते हैं? x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, ये u प्लस आई वी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो अब यहां पर x प्लस आई वाई, तो इसके अकॉर्डिंग लिखना है, इस z के अकॉर्डिंग लिखना है। ये जो आपके पास है ये है मेन चीज। तो इस z की जगह क्या रखना है? x प्लस आई वाई रखना है। तो z की जगह आपने क्या रखा है? x प्लस आई वाई। देन उसके बाद क्या है? i, तो i लिखा है यहां पर। उसके बाद क्या है? z, तो z आपने लिख लिया, z लिख लिया। उसके बाद आप जानते हैं dx प्लस आई डी वाई चलता ही चलता है, ये आपने थ्योरम में पहले ही हमने बताया था आपको, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहां पर, इसका
जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। सेम ऐसे ही BC, अब की बार BC, तो BC के लिए वही सेम है। तो यहां पर अब की बार आपको देख रहा होगा, तो यहां पर आपको वैल्यू पुट करेंगे भाई, यहीं से तो वैल्यू पुट करेंगे ना x प्लस आई वाई की, तो यहां पर वही सेम वही आपको वैल्यू पुट करनी होगी। तो वैल्यू को पुट करेंगे, यहां पर वही रहेगा, टर्म वही रहेंगी, बस वैल्यू चेंज होती रहेंगी, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती रहेंगी। यहां पर देखिए इन दोनों के बीच में सपोज ये BC है, तो BC के लिए आपको क्या है, यहां पर x की वैल्यू क्या है 1, यहां पर क्या है यहां पर क्या है, यहां पर क्या है 0 भाई, यहां पर क्या है ये x, y, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर लिखना होता है। तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी यहां पर माइनस आई आएगा, तो दूसरी इक्वेशन आ गई। सेम ऐसे ही आप लिखेंगे CD के लिए, सेम लिखेंगे आप किसके लिए, CD के लिए 0, और DA के लिए भी जब आप सॉल्व करेंगे तो DA के लिए क्या आएगा I आएगा, क्या आएगा I। अब आप ध्यान से सुनिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, चारों इक्वेशन आपको यदि ध्यान हो तो चारों इक्वेशन मैंने यहां पर लिख ली। ये माइनस आई आया पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन 0 आई थी, तीसरी इक्वेशन भी 0 और चौथी इक्वेशन आई है। इस आई से ये माइनस के आई क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो पूरी टर्म क्या हो गई 0, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ आपको करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज है, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वही कॉची थ्योरम को इंटीग्रेटिंग की थ्योरम के e की पावर आई जेड अलोंग द बाउंड्री ट्राइंगल, यहां पर अब की बार आपको दिया है ट्राइंगल, क्या दिया है यहां पर ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17-18 में आया हुआ है। तो यहां पर ट्राइंगल के पॉइंट दिए हैं, जैसे उसमें हमें क्या दिया था, एक उसको वर्टेक्स दी थी, तो सेम यहां पर पॉइंट दिए हैं। पॉइंट मतलब वर्टेक्स, भाई वर्टेक्स ही तो है, ये 3 पॉइंट या 3 वर्टेक्स आपको ट्राइंगल की दी है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर सबसे पहले f ऑफ z क्या है, f ऑफ z e की पावर आई जेड है। उसके बाद यहां पर वर्टेक्स जो दी थी वो हमने लिख ली, भाई ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स मैंने लिख ली। अब यहां पर देखिए, इस i का कोफिशिएंट बताइए मुझे, इस i का कोफिशिएंट बताइए, इस i का कोफिशिएंट बताइए। यहां पर देखिए ये आपके पास क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है या नहीं। यहां पर x की वैल्यू आपको दे रखी है 1 माइनस 1 माइनस 1, x की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 लिख लिया आपने। उसके बाद i आपको दे रखा है, लेकिन y नहीं दे रखा, तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ y की वैल्यू क्या है यहां पर 1, जब कुछ नहीं दे रखा तो क्या है 1, तो 1 आपने लिख दी। यहां पर क्या है 1, यहां पर क्या है माइनस के 1। यहां पर बहुत से स्टूडेंट क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे कि सर 1 आएगा, नहीं यहां पर माइनस लिखा हुआ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, ठीक है ना। तो यहां पर y की वैल्यू क्या है -1 है। क्लियर ना, कंसेप्ट क्लियर, ओके क्लियर, समझ में आया। तो ए बी सी आपने लिख ली, ठीक है, लिख ली। क्या किसी को कोई परेशानी नहीं सर, कोई भी हमें को परेशानी नहीं है, एकदम क्लियर हुआ। अब आप जानते हैं ये जो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, ये पहली x की फिर ये y की, x की फिर ये y की। अब ये देखिए दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा है, ये पहला वाला। तो यहां पर x के लिए 1 मैं यहां तक चला, y के लिए 1 मैं यहां तक चला, तो 1 1 यहां पर आएगा, ठीक। आई एम सॉरी भाई, ठीक है, थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब सी चल रही है, तो इस वजह से माफी चाहते हैं आपको। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, तो 1 यहां से यहां तक, समझ में आया ना ये कैसे, कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस y की 1, और यहां से यहां आई एम सॉरी भाई, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो क्या है, x के लिए y है, सॉरी 1 है। तो यहां से x y, सेम ऐसे ही x y, तो यह माइनस क्या है, तो माइनस के y यहां पर बैठेगा। अब ये दोनों ही एक वैल्यू क्या है, x की माइनस यहाँ होती है और y प्लस का यहाँ होता है, तो b क्वाड्रेंट ये रहा, और c क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, तीनों ही। फिर इन तीनों को मिला देंगे हम,
फिर इन तीनों को क्या कर देंगे, मीट कर देंगे, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन के नजर आएगा। ठीक है ना, आई समझ में। अब तो अब ऐसे ही वही पीछे वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, और यहां पर हम क्या करते हैं, एफ जेड एक एनालिटिक है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कॉशी इंटीग्रल का थ्योरम का फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं। तो आप जानते हैं एफ ऑफ जेड ही तो होता है क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड और डी जेड, यही तो, और इज इक्वल टू 0। अगर आपने पीछे पहला क्वेश्चन यही तो था कि हाँ सर बिल्कुल यही था, तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड क्या है सर, एफ ऑफ जेड तो ऊपर लिखा है, एफ ऑफ जेड ई की पावर आई जेड है, तो ई की पावर आई जेड डी जेड आपने लिख लिया। उसके बाद वही ए बी के लिए यहां पर ए बी है, फिर बी सी, फिर सी ए के लिए, तो तीनों के लिए हमने यहां पर नीचे लिख लिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए बी, बी सी और सी ए के लिए हमने लिख लिया। क्या किसी को कोई परेशानी नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बाद यहां पर देखिए उसकी लिमिट जो ओरिजिनल लिमिट थी भाई, ए और बी क्या था, ए और बी सर, ए और बी तो ये था सर, ए और बी, ये ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू ये है, तो ये इनकी लिमिट हो जाएंगी, फिर बी सी की ये हो जाएगी, सी ए की ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही लिमिट मैंने यहां पर रख रखी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है ना, समझ में आ गई। देन उसके बाद यहां पर इंटीग्रेशन, आप जानते हैं इंटीग्रेशन e की पावर आई जेड का इंटीग्रेशन, e की पावर आई जेड का इंटीग्रेशन होता है e की पावर आई जेड, और आई जेड का अगेन करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, आई आएगा, क्या आएगा यहां पर, आई आपके पास आएगा। और ऊपर फिर वही लिमिट पीछे लगाते हैं, यहां पर लोअर लिमिट और यहां पर अपर लिमिट, तो यहां लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हमने सभी में करा। उसके बाद सबसे पहले फिर जेड की लिमिट रखते हैं, यहां पर अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रख दी हमने ये, ठीक है। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट ये है, तो लोअर लिमिट हमने ये रख ली। भाई हमने आई को भी सॉल्व किया हुआ है, यहां पर आई को भी सॉल्व किया हुआ, अगर कोई स्टूडेंट को नहीं पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, क्या होती है, -1 होती है, ये माइनस है भाई, ठीक है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो डायरेक्ट हमने यहां पर लिखा हो, और ये सभी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होंगी। जब कैंसिल आउट होके क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि कॉशी इंटीग्रल थ्योरम यहां पर क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 वही कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला यहां पर आपको यूज करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखना आपको, सबसे पहले यहां पर जेड आपको दे रखा है ये, ठीक है। तो जो आपको दे रखा है वो मैंने यहां पर अकॉर्डिंग टू द लिख लिया, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर हमने क्या करा है, यहां पर देखिए ये आपके पास z बराबर मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बेसिकली क्या होता है, एक सिंगुलैरिटी होती है, सिंगुलैरिटी मतलब क्या होता है कि ये आपके पास z स्क्वायर -4 है, z स्क्वायर माइनस के 4 है, इस 4 को मैं उधर ले जाऊंगा तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और z बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस के 2 आएगा, प्लस माइनस के क्या आएगा, यहां पर 2 आपके पास आएगा। तो यहां पर मैंने वही लिख रखा है, z बराबर प्लस माइनस के 2 आपके पास आया, और यहां पर ये z स्क्वायर है, एक क्या है यहां पर z स्क्वायर, तो इसकी 2 सिंगुलैरिटी आएंगी, मतलब 2 ऑर्डर हैं इसके, कितने ऑर्डर हैं, 2, तो z स्क्वायर बराबर 0 और z बराबर क्या आएगा, एक 0, तो दूसरी ये आएगी और पहली ये आएगी, तो 2 ऑर्डर हैं इसके, तो वही हमने यहां पर सब कुछ लिख रखा है। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म लिखा है वो सेम यहां पर है, इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल C1। अब यहां पर क्या होता है, बेसिकली ध्यान से समझना है, ये जो टर्म है e की पावर माइनस के आई जेड, और ये वाली टर्म को हमने ऊपर लिखा, और ये जो एक टर्म बच जाती है जिसकी सिंगुलैरिटी 0 होती है, वो हमने यहां पर नीचे लिख रखा है, ठीक है ना। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहां पर हमने कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज किया हुआ है, किसका, कॉशी इंटीग्रल का फॉर्मूला का यूज किया हुआ है। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला आप जानते होंगे कि सर बिल्कुल जानते हैं, तो 2 पाई आई आता है ना फॉर्मूले में, अभी जो ड्राइव किया था पीछे, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इसका आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d अपॉन डी जेड ई की पावर
ये जो z है, एक बात ध्यान रख लीजिए, जो नीचे जो z स्क्वायर रहेगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और z बराबर 0, तो इसकी जो लिमिट आ जाएगी अब की बार यहां पर क्या आएगी 0। हमेशा जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसकी लिमिट लगाएंगे हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में, जो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो यहां पर e की पावर माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4, और ये जो है ये आपके पास खत्म हो जाएगा। एक तरीका से ये मान लीजिए कि ये यहां से आपको आंख मीच के ये टर्म है ही नहीं, यहां तक आपके पास टर्म ये चलेगी। देन जैसे ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे तो ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है ये सिर्फ ओनली लिमिट के लिए होती है। तो ये लिमिट के लिए z बराबर 0, और z की जैसे ही पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देन उसके बाद इसकी क्या लिखेंगे, लिमिट रखेंगे। तो डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशिएंट रूल आप जानते ही होंगे, ये फर्स्ट फंक्शन होता है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन होता है, इसी टाइप से थे। तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि सेकंड का होल स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म एज इट इज रहेगी, ठीक है, माइनस d अपॉन डी एक्स सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हैं। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन आता हो। उसके बाद z की लिमिट आप रखते जाएंगे, z की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो z की जगह आप 0 रखिए सभी में। जैसे आप z की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म आपके पास आएगी, देन उसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे तो i बराबर आएगा, ठीक है। और यही पूरे आपके पास क्या है, i बराबर क्या था, i इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड होता है, और एफ ऑफ जेड जो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होता है, यही तो होता है ना। और क्वेश्चन में ये टर्म आपके पास थी, तो सेम किसके बराबर है, पाई आई अपॉन 2 के इक्वल आया। तो ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना भाई, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी बहुत तो स्ट्रांग होनी चाहिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्वेश्चन दिया, यूज कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, उसी इंटीग्रल फॉर्मूला का यहां पर आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, यहां पर z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 3 है, z इज इक्वल टू 3, यहां पर सेंटर होते हैं 0 और z बराबर क्या होता है r। देखिए यहां पर ये जो है z बराबर r, बेसिकली यहां पर क्या है, ये क्या है, बिल्कुल सही, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल के अकॉर्डिंग z इज इक्वल टू r आया, तो r इज इक्वल टू 3। यहां पर इस सर्किल की रेडियस क्या है, 3 है, ये जो बनाया गया। और यहां पर आप जानते हैं ये जो आपके पास क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट निकालना। तो z प्लस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर z प्लस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0 लिखा, और यहां पर z की वैल्यू कितनी आएंगी, 4 आपके पास वैल्यू आ जाएंगी, -1 -1 -1 -1 आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, जब हम यहां पर देखिए ये कुछ यहां पर लिखे हुए हैं फॉर्मूले, बेसिकली ये जो फॉर्मूला यहां पर आप देखेंगे, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने लिखा ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो यहां पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉशी, जब आपके पास हायर पावर होती है, जब ज्यादा पावर होती है तब ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं। और फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एन प्लस 1 dz। तो ये इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई आई, तो ये 2 पाई आई आपके पास सेम रहेगा, और नीचे रहता है n फैक्टोरियल, यहां पर जो n रहेगा उसका फैक्टोरियल आपको लेना है, और ऊपर जो n यहां पर है उस f ऑफ n, इस f ऑफ n a, मतलब उतनी बार आपको इसका डेरिवेटिव करना है। अगर यहां पर 3 बार है तो इसको 3 बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार है तो 2 बार, तो फिर यहां पर 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, समझ में आया। तो यहां पर कुछ लिखा है कि f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर 2z है। भाई यहां पर आप देखिए f ऑफ z बराबर क्या है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, यहां f ऑफ z देखिए, दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चन में, तो यहां e की पावर 2z है, तो f ऑफ z यहां पर क्या है, e की पावर 2z। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं तो e की पावर 2z का डेरिवेटिव 2e की पावर 2z,
सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव। तो तीनों डेरिवेटिव मैंने यहां पर निकाल लिए। अब यहां पर मैंने यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यहां पर यूज किया है। अब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला बेसिकली इसके अकॉर्डिंग हमको यूज करना है, क्योंकि यहां पर z बराबर 3 दिया हुआ है। तो z बराबर 3 मतलब n की वैल्यू यहां पर क्या है, 3 है। एक तरीका से आप ये मानिए, जो यहां पर अगर z बराबर 5 देता तब हम यहां पर 5 बार इसका डेरिवेटिव करते। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना एकदम कंसेप्ट। ओके, उसके बाद यहां पर जो टर्म हमको जो क्वेश्चन दे रखा है वही हमने लिख रखा है, इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ, यहां पर कितनी बार है, 3 बार है। तो यहां पर 3 बार इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, और यहां पर z की वैल्यू क्या आई थी, -1, तो -1 यहां पर a बराबर देखिए, ये जो आपको लिख रखा है यहां पर आप ध्यान से देखेंगे एफ एन ए बराबर। ठीक है, तो यहां पर a बराबर मतलब कि a इज इक्वल टू क्या होता है, z पीछे बताया नहीं बताया। ठीक है, तो यहां पर कितनी लिखना है आपको, -1 लिखना है। क्या लिखना है, -1 लिखना है अपॉन, और नीचे क्या लिखना है, उस n का फैक्टोरियल। तो कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये जो टर्म है ये आपके पास सेम लिखी हुई है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर इसको देखिए, ये आपके पास है। ठीक है, एफ ऑफ जेड, ये जेड यहां पर अगर मैं 1 रखता हूं, जेड की जगह 1 रखता हूं, तो जेड की जगह -1 रखता हूं, तो यहां पर जेड की जगह -1 रखूंगा तो 8e की पावर -2 आएगा। तो 8e की पावर -2 आया। और फैक्टोरियल आप सॉल्व करना जानते होंगे, 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है, बेसिकली 1 लिखा नहीं है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, जो रिमेनिंग टर्म बच जाती है वो मैंने यहां पर लिख रखी है, और यही आपके पास क्या आता है, इसका आंसर आता है। क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 में पूछा गया है, 17 में आया हुआ है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब की बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन 7 रीड करेंगे ध्यान से। 14-15 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, वही कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को आपको यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से। तो z बराबर आपके पास क्या है, 1/2, तो r बराबर क्या हुआ, 1/2, और यहां पर ये क्या आपके पास सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी कैसे निकालते हैं, यहां पर z² प्लस z इज इक्वल टू 1, z कॉमन लिया, तो कॉमन लेके z बराबर 0 और z बराबर -1 है आपके पास। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है वो मैंने लिख रखा है यूजिंग द, यहां पर आप लिख देंगे यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इंटीग्रल फॉर्मूला को हम बेसिकली यूज करने जा रहे हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन, यहां पर आप जानते हैं क्या लिखते हैं, 2z, ये आपके पास 2z प्लस 1, और यहां पर इसके साथ आपको करना है, इसके साथ आपको कंबाइन करना। ठीक है, तो z, ये जो सिंगल z बताया ना मैंने पीछे कि जिसकी वैल्यू 0 रहती है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। भाई इसकी लिमिट क्या है, 0 है, इसकी लिमिट क्या है, 0। यहां से आप सिंगुलैरिटी निकालिए, नहीं समझ में आई है ना, पीछे वाला कंसेप्ट आपको याद है कि हाँ सर बिल्कुल याद है मुझे पीछे वाला कंसेप्ट, मुझे कोई एक देने का परेशानी नहीं है, बस आगे बताइए आप। तो यहां पर आप क्या करना है, ये संख्या आपको सेम एज इट इज लग जाएगी, और z बराबर आपको क्या लिखना है, लिमिट 0। तो z बराबर हमने 0 रखा। उसके बाद ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग आता है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 पाई आई आता है। z की वैल्यू 0, यहां पर 0 रखेंगे तो 1, यहां पर 0 रखेंगे तो 1, तो 2 पाई आई आएगा। तो 2 पाई आई, दैट्स इट, यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी है ना क्वेश्चन, इजी लगा ना, प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वही सेम मेथड है। अब की बार आपको ये प्रूफ करना है, इस तरफ आपको ये लाना है, और ये आपको दिया गया। तो वही z इज इक्वल टू क्या है, 3, z इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो सेम यहां पर z इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3, और यहां पर सिंगुलैरिटी क्या करेगी, z² प्लस 1 है। तो z² प्लस 1 मतलब z इज इक्वल टू प्लस माइनस आई है, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस आई। अब की बार आपको करना क्या है, यहां पर वही जो टर्म आपको दे रखी है क्वेश्चन में वो टर्म आपने लिख ली, उसके बाद वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां पर ये z² प्लस 1 है, इस प्लस 1 को मैंने कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर हमने फॉर्मूला बना लिया।
क्योंकि यहां पर हमने क्या बना लिया बच्चों, फॉर्मूला बना लिया है। और जैसे ही फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यही वैल्यू आपके पास आएगी। अब मैं इसको दो टर्म में डिवाइड कर लेता हूं, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। जब ऐसे केसेस होते हैं तो एक बार, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं है, जेड की वैल्यू जीरो है नहीं सर, तो जेड की वैल्यू अलग अलग आपकी बार आएगी। तो यहां पर पहले इसको इसके साथ लिख लेंगे, पहले इसके साथ, जो भी है जैसा भी मैंने लिख रखा है यहां पर। तो ई की पावर जेड टी अपॉन यहां पर z-1 लिखा हुआ है। तो अब की बार यहां पर ये z+1 z+i बचेगा या नहीं, तो ये जो आपके पास z+i बचा है, इस z+i को मैंने नीचे लिख लिया डिनोमिनेटर में, और dz मैंने लगा दिया। तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी अब की बार z+i की जो लिमिट हो जाएगी, z के i हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। देन उसके बाद फिर इसको, अब यहां पर क्या लिखा, -i लिखा है, z-i। तो अब की बार क्या हो जाएगा, प्लस वाली संख्या को ले लेंगे, तो प्लस वाली संख्या को मैंने यहां पर लिख लिया है। आगे ना समझ में बात कि हाँ सर बिल्कुल। उसके बाद z-i, उसके बाद dz, उसके बाद यही फॉर्मूला आपको 2 पाई i और e की पावर zt अपॉन z-i, और इस ये आपके पास लिमिट रहेगी। तो लिमिट आप जानते होंगे, z+i है तो z इज के i आपके पास लिमिट आ जाएगी। तो यहां पर -i और यहां पर क्या आएगा, +i आएगा। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, यहां से क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके इसको आप लिख देंगे 2 पाई i sin t। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आई है ना, ओके क्लियर है ना, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर लिखा हुआ है, वही पहले से लिख रखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सेम कंसेप्ट वही यूज हो रहा है। अगर एक दो क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई किया तो गारंटी है इस बात की कि हाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाई z बराबर 3, r बराबर 3, तो यहाँ पर सिंगुलैरिटी आपको निकालनी होगी। तो सिंगुलैरिटी ये रही आपके अकॉर्डिंग, हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए z+1, तो यहाँ से z+1 का होल स्क्वायर है, तो z की वैल्यू दो आएंगी, एक -1 एक -1। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग z की वैल्यू आएगी +-2i, +-2i। ठीक है, तो वही सेम अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको z+1 का होल स्क्वायर है, तो पहले इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे, पहले एक बार इसको लेंगे, एक बार फिर इसको लेंगे। आई होप की क्लियर है। तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिया है, z+1 का होल स्क्वायर नीचे लिया है, और ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको पहले एक साथ लिया गया। ठीक है, तो ये मैंने इसको एक साथ लिखा। उसके बाद वही कॉशी आयलर वाला फॉर्मूला 2 पाई i, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि आप इसका क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 3 है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो d अपॉन dz, वही सेम ये जो टर्म है आपके पास सेम है, और इसकी लिमिट क्या रहेगी, z+1 की z इज इक्वल टू -1 लिमिट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, क्वोशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव के लिए। क्वोशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई किया डेरिवेटिव के लिए, यहाँ पर z की वैल्यू -1 पुट करेंगे सभी जगह जहां पर भी z है। देखिए 2 और z में कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास 2 है, गुंडी वाली 2 है, और ये z सिंपल है, समझ में आ रही है। ये आपके पास z है, ये z है, ये z है, ये z है, ये z है, ठीक है, और ये आपके पास 2 है, समझ में आई है। तो जहां पर z है उसकी जगह -1 पुट करिए, -1 पुट किया, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद पार्ट 1 आपके पास आ गया। समझ में आई, पहला आ गया ना समझ में, ओके सर समझ में आ गया। अब यहां पर आपको करना क्या है, I2 पार्ट है। अब यहां पर वही क्वेश्चन, ऊपर वाली टर्म आपके पास सेम है, अब नीचे वाली टर्म में आपको देखना है कि यहां पर z की वैल्यू +-2i आई है, तो यहां पर z की वैल्यू एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, ये तो यहां पर नीचे एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, z+2i और z-2i। तो सबसे पहले यहां पर z-2i को आपने लिया है, उसके बाद जो टर्म ऊपर थी उनको ऊपर लिख लिया, ये आपके पास बच गया, और यहां पर लिमिट क्या रहेगी, z इज इक्वल टू 2i हो जाएगी, z इज इक्वल टू 2i आपके पास हो गई। सेम वही फॉर्मूला अगेन
वही कि z की जगह 2i आपको रखना है, तो z की जगह 2i आपने रखा और सॉल्व करेंगे ये आएगा। अब की बार यहाँ पर z देखिए, अब की बार यहाँ पर एक केस और रहेगा। यहाँ पर आपने जब ये नीचे फॉर्मूला बनाता तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले ये आपने ली प्लस वाली टर्म, तो अब की बार कौन सी टर्म जाएगी, z माइनस के 2i, ये इस वाले की प्लेस की जगह जाएगी और ये जो टर्म है ये नीचे आएगी। ठीक है, जो वो थर्ड केस है आपके पास, ये क्या आपके पास थर्ड केस मैंने लिख लिया। तो यहां पर पिछले केसेस में केसेस नंबर सेकंड में क्या था, प्लस वाली टर्म थी, तो ऊपर क्या आएगी माइनस वाली और नीचे प्लस वाली। तो इसके लिए लिमिट क्या रहेगी, z इज इक्वल टू माइनस के 2i, तो z इज इक्वल टू माइनस के 2i यहां पर इसकी लिमिट रहेगी। ठीक है, उसके बाद z इज इक्वल z की जगह माइनस के 2i पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। फिर उन तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये वन पार्ट आया था, ये आपके पास सेकंड पार्ट आया था, ये आपके पास थर्ड, ये जो आपके पास आया थर्ड। तो पूरे में से 2 पाई आई कॉमन लिया, 2 पाई आई कॉमन, जो रिमेनिंग टर्म है वो हमने लिख रखी। देन उसके बाद यहाँ पर ये 14 माइनस के 14/25 सेम है। उसके बाद इनका एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर हमने किया। देन उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो 25 है ये भी 25 बनेगा, तो ये 25 को हमने बाहर लिया माइनस के। उसके बाद इस टर्म को आप देखेंगे तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट होके क्या आएंगी, ये 0 आपके पास आएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हुआ हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, ये आपके पास दे रखा है, अराउंड द बाउंड्री सर्कुलर z बराबर 2 है। ठीक है, तो 2014 और 15 में आया हुआ है, तो z इज इक्वल टू 2। यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आएंगी या नहीं, बट यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या है, माइनस के 1, तो z इज इक्वल टू -1। सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी जब आ जाती है तो आप जानते होंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आप जानते होंगे कि ये आपके पास क्या है, हायर ऑर्डर के लिए। यहाँ पर z की क्या है, 4 है, z बराबर यहाँ पर 5 है, तो 5 मतलब 4 के लिए आपको यूज करना होगा। तो e की पावर यहाँ पर सेम ऐसी वो फॉर्मूला हमने लिख लिया, सिंगुलैरिटी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। यहाँ पर 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल होता है, तो n की जगह आपको क्या लिखना होगा, एक कम लिखते हैं, तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 ही तो होता है ना वहां, तो यहाँ पर एक कम लिखेंगे तो 4 फैक्टोरियल आएगा। तो 4 बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर 2z का, e की पावर 2z का 4 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो 4 बार डेरिवेटिव जब आप करेंगे फिर z की जगह क्या रखना होगा, 2 रखना होगा, z की जगह -1 रखना होगा। तो z की जगह आप -1 रखेंगे तो ये माइनस के 2 आपके पास आएगा यहाँ पर। ठीक है, आएगा या नहीं आएगा भाई, e की पावर 2z है ये, e की पावर 2z, इसको एक बार डेरिवेटिव किया, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव, तीसरी बार, चौथी बार डेरिवेटिव आप करेंगे। तो एक बार डेरिवेटिव आप करेंगे तो 2 e की पावर 2z, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, आएगा या नहीं आएगा, कि हाँ सर पहले 8 आएगा, तो एक बार डेरिवेटिव, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, फिर 16 आएगा। भाई 8 दूनी तो होते हैं 16, e की पावर 2z, और इस z की जगह आपको क्या रखना है, -1 रखना है। तो इस z की जगह -1 रखेंगे, तो -1 आपने पुट किया, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप कि आप सॉल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि ये -1 था इसलिए इसको नीचे लेके आए, +1 इसलिए बचा है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां से आती है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2013-14 में ये पूछा गया और इजी भी है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आपकी बार आपको करना है, सी सर्किल z इज इक्वल टू माइनस, वही सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर सिंगुलैरिटी इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे, तो 3/2 3/2। यहाँ पर रेडियस क्या है, r, रेडियस मतलब r बराबर कितनी है, r बराबर 2 है। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आप यूज करेंगे, जब आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो ये टर्म जो है वो आपके पास सेम एज इट इज है। तो 2 पाई आई डी अपॉन डी जेड, तो d अपॉन डी जेड, तो 1 प्लस जेड और साइन जेड आपके पास रहेगा। और यहाँ पर इसकी सिंगुलैरिटी के अकॉर्डिंग लिमिट क्या रहेगी, 3/2 आपके पास, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा रखी है 3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 फंक्शन है, पहले फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो ये हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है, 2 फंक्शन है, ये पहला फंक्शन माना हमने और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन जेड का कॉस जेड प्लस
सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव जेड का क्या होता है 1, तो 1 लिखा नहीं है, जेड की जगह 3/2 लिखेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? क्वेश्चन 11 क्लियर? कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 21-22 में आया हुआ है और थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, लेकिन 3 पार्ट है, इतना भी लेंथी नहीं है। 7-10 मार्क्स में आया था, बट अब की बार क्या पता 7 नंबर में आ जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पर पहला केसेस ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 केसेस है। तो 3 केसेस है, घबराना नहीं है, जैसे हम पीछे करते आए हैं सेम वही होगा। पहले एक बार इसको लेंगे, देन एक बार इसको लेंगे, तो वही सेम आपको प्रोसेस आपको पता ही है। तो यहाँ पर सिंगुलैरिटी क्या रहेगी, तो यहाँ पर z की वैल्यू r बराबर दे रखा है आपको, r बराबर कितना 1/2। तो सिंगुलैरिटी z नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने सिंगुलैरिटी निकालेंगे तो z इज इक्वल टू 0 आएगी, एक z की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 आएगी और इसके अकॉर्डिंग 1 मतलब जो एक वैल्यू है वो 3 बार आएगी। वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो ये आपने लिख लिया जो क्वेश्चन था, इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल। अब की बार आपको करना क्या है कि ये दोनों आपको सबसे पहले लेनी है, तो ये दोनों आपने ली, तो ये दोनों वैल्यू को आपने लिया और ये z को, क्योंकि z की वैल्यू क्या है 0 है, तो बस इसको लिमिट के लिए यूज करते हैं। तो लिमिट के लिए इसको यूज करेंगे तो लिमिट ये रही हमारी, फिर लिमिट रख देंगे तो लिमिट आपने रख दी और रखने के बाद ये आपके पास आया। ठीक है ना? पहला केस क्लियर 1/2 के लिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर। उसके बाद सेकंड केस लेते हैं, z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 और रेडियस बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, वही फॉर्मूला आपको यूज, इसको भी लेंगे दोबारा, बस यहाँ पर z की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना? अब की बार यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर 2 बार यूज करेंगे, तो वही 2 बार कैसे यूज करते हैं, पहला C1 है फिर C2 है, तो पहले एक बार ये लिया है, एक बार दूसरा पार्ट लिया है। ठीक है ना? तो 2 बार, पहले एक बार ये पार्ट, तो इसके लिए z की लिमिट 0 और इसके लिए 1 लिमिट हो जाएगी। ठीक है ना? इसके लिए 1, तो इसके लिए z की लिमिट क्या है 0 और इसके लिए क्या हो जाएगी 1 लिमिट हो जाएगी, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखी है। तो भाई जैसे ये तो पीछे वाला अभी हम सॉल्व करके आए हैं, तो ये तो पीछे वाला, तो इसके लिए e की पावर z अपॉन z रहेगा, e की पावर z अपॉन z, और यहाँ पर z की लिमिट क्या है 1 है। यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन आप करेंगे, तो 2 बार इंटीग्रेशन इसका करना है, तो जब आप करेंगे तो ये आपके पास e की पावर z आएगा। ठीक है, e की पावर लिमिट के रखते ही e की पावर z आएगा। तो उसके बाद 2 पाई और यहाँ पर क्या है पाई आई है, तो पाई आई और पाई आई यहाँ से कॉमन, तो 2 माइनस e आपके पास आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है z माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 1/2। तो सेम वही प्रोसेस है। तो अब की बार किसको लेना है, इसको e की पावर z अपॉन z को। ठीक है, तो e की पावर z अपॉन z वही प्रोसेस करना है जैसे हमने पीछे ऊपर वाला ये क्वेश्चन किया है, सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन किया, तो डेरिवेटिव करना है कितनी बार 2 बार, तो वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर 2 बार। तो यहाँ पर क्या रूल लगाएंगे आप, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहली बार प्रोडक्ट रूल लगाया आपने, तो पहली बार पहला डेरिवेटिव किया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया सिर्फ एक बार, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो ये अगेन डेरिवेटिव करने के बाद आया है दूसरा डेरिवेटिव। तो अब की बार इसका डेरिवेटिव करना है। देखिए पहले आपने इसका डेरिवेटिव किया है एक बार, फिर इसका डेरिवेटिव किया है, तभी जाके ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है ना, आई ना बात समझ में। और उसकी z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे सभी में, जहां पर भी z है उसकी जगह क्या पुट करना है आपको 1 पुट करना है। जैसे ही आप z की जगह 1 पुट करेंगे तो z की वैल्यू आपके पास पुट करने के बाद ये टर्म आपके पास आएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस, ठीक है ना। वो मैंने यहाँ पे आप चाहे तो बोल सकते हैं कि सर आपने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पर, क्या कि हाँ बिल्कुल डायरेक्ट लिख दिया था, बट यहाँ पर सॉल्व कर दिया है मैंने नेक्स्ट स्टेप में, तो वो वहां से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज क्या होती है, तो बेसिकली यहाँ पर इजी है, हार्ड नहीं है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेलर और लॉरेंट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा।
तो यहां पर क्या है आपके पास टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज, तो उसको एक्सपेंशन क्या होता है एफ ऑफ जेड, और जेड इज इक्वल टू ए, जो मैं पहले बोल रहा था ना कि आपको टेलर सीरीज में जेड इज इक्वल टू ए पढ़ना होगा, तो वही जेड इज इक्वल टू ए यहाँ पर है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, जेड माइनस ए एक बार डेरिवेटिव, देन उसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, फिर 2 बार डेरिवेटिव, फिर 3 बार, ऐसे मैंने लास्ट में लिख लिया इसको बेसिकली, और इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए टेलर सीरीज के लिए। ये फॉर्मूला आपको रटना होगा एकदम रट्टा लगाना होगा। ठीक है ना, ओके। बस कैसे भाई जोश वोश ठंडा हो गया क्या, अभी से हार मानने हो? तो एक शायरी सुना दे, बताओ आपके लिए एक शायरी सुना दें कि सर बिल्कुल सुनाइए। तो वो तो आपने इंस्टाग्राम पे सुन रखी होगी, कौन सी सर शायरी कि करोगी मोहब्बत वाली जो शायरी है, तो वो तो आपने इंस्टाग्राम पे सुनी रखी होगी कि सर हाँ सुन तो रखी है, बट आप सुना दोगे तो थोड़ा अच्छा ही हो जाएगा। तो चलो एक सुनाते हैं भाई, आवाज़ थोड़ी ऐसी ही हो रही है, क्या करें, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो अर्ज किया है इरशाद इरशाद, अब मैं ही बोल देता हूँ भाई, तुम क्या ही बोलोगे। तो अर्ज किया है, करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा घर वालों से भी रिश्ता, माँ के हाथों से निवाले का रिश्ता, अनजाने शहर में ये इश्क का बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो लौट कर जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। ठीक है, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, और अपने बयान से तू पलट जाएगी, मेरी जवानी जेल में ही कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, और हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। ठीक है ना भाई, मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, सब बेकार की बातें होती हैं, इसलिए अपने कैरियर पर फोकस करिए। पर वो तो थोड़ा सा हमने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए आपको बता दिया है। हाँ सर, मुझे तो उस वाली की अपनी वाली की याद आ गई, क्या ही करूँ। अरे क्या कर रहा है यार। ठीक है, तो टेलर सीरीज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आई कि हाँ सर ये हमें फॉर्मूला याद है। ठीक है, और कर लेंगे अगर नहीं भी है तो। करना कैसे है भाई, एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए, फिर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, फिर सही 2 बार डेरिवेटिव, जितना यहाँ पर लिखा रहेगा उतनी बार डेरिवेटिव, प्लस जेड माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर 3 बार डेरिवेटिव। तो ऐसे ही आप करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिया है मैंने इजी सा। तो एक सर क्वेश्चन 1, अभी तो आप क्वेश्चन और सॉल्व करवा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 पहला ही क्वेश्चन। तो सर ये क्या था क्वेश्चन नंबर 12 से डायरेक्ट आप 1 पे आ गए, फिर दोबारा हमें नहीं, ये थोड़ा सा इसका टेलर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है ना, ओके। तो एक्सपेंड आपको करना है साइन जेड, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जब आप पहले इजी क्वेश्चन से समझेंगे तो तभी जाके आप हार्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो साइन जेड, तो एफ ऑफ जेड आपने लिख रखा है साइन जेड। सर ये तो है ही, हमने क्या ही लिख रखा है, तो आपको पावर जेड की तरफ से इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो यहां पर टेलर सीरीज अबाउट जेड इज इक्वल टू ए, जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ टेलर सीरीज मैंने लिख रखी है, टेलर सीरीज मैंने लिख ली है। लिख ली क्या, लिख ली कि हाँ सर बिल्कुल लिख ली। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक बार डेरिवेटिव, फिर दोबारा डेरिवेटिव, फिर तिबारा, फिर 4 5 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव, एफ ऑफ जेड ये पहली बार लिखा हमने साइन जेड, साइन का डेरिवेटिव कॉस जेड, फिर अगेन करेंगे दूसरी बार, कॉस का क्या होता है माइनस के साइन एक्स होता है, तो जेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो थीटा है आपके पास। फिर अगेन करेंगे साइन का क्या रहेगा, कॉस रहेगा। ठीक है, फिर अगेन करेंगे, फिर साइन हो जाएगा, फिर कॉस हो जाएगा।
ठीक है, तो 5 बार हमने डेरिवेटिव कर लिया है इसके अकॉर्डिंग। आप चाहे तो 4 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, जितना उसमें क्वेश्चन में बोला होगा उतने टाइम्स आपको यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना है। बट फिर भी आप कोशिश करिए कम से कम 4 या 5 तक तो में आपको एक्सपेंड होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभी बोला मैंने z इज इक्वल टू 0 के लिए आपको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर z है तो z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर z की वैल्यू 0 0 0 रखते जाएंगे। तो यहाँ पर आप रखेंगे z की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही, तो ये सभी वैल्यू आप लिख देंगे। तो ये सभी वैल्यू आपके पास आ गई, ये सभी वैल्यू आप ये जो एफ जेड है इसमें आप पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो पुट इतना तो काम आप कर ही सकते हैं कि हाँ सर बिल्कुल हम पुट कर देंगे। तो ये चलो इतना भी मैं आपसे ये काम करवाता नहीं हूं, ये भी मैंने कर ही दिया है। जब जो रिमेनिंग टर्म है ये 0 0 वाली टर्म मैंने हटा दी है, जो रिमेनिंग टर्म बची हुई है वो मैंने यहां पर लिख दी। और आप जानते हैं एफ ऑफ जेड क्या था, आपके पास साइन जेड था, तो साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, दिस। ठीक है, ओके, याद रहेगा, चाहे तो आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है, छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन बी है ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया है, बट फिर भी मैंने इसका नेक्स्ट बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, इसका सॉल्यूशन आपके कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में आपके आगे होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन सी है। ठीक है, क्वेश्चन सी, तो आपके पास टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग आपको log z को ये शो करके दिखाना होगा कि हाँ log z बराबर ये टर्म आपके पास आती है। ठीक है, प्रूफ आपको करना है। तो यहाँ पर f ऑफ z क्या है, log z है, और z को जो आपको खोलना है, यहाँ पर देखिए z माइनस ए होता है, z माइनस ए, तो a बराबर यहाँ पर क्या है, a बराबर सर 1 है, तो z बराबर क्या है 1, तो z इज इक्वल टू a होता है, तो z इज इक्वल टू a बराबर क्या है 1, तो a इज इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, समझ में आई है कि हाँ सर बिल्कुल समझ में हमारे आ गया है। उसके बाद वही टेलर सीरीज का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा, वही आपको याद होना चाहिए। जब याद होगा, यहाँ पर z माइनस ए आता है, तो a की जगह यहाँ पर आपको क्या लिखना है, a की जगह 1, तो यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो इसको मैंने 3 बार, क्योंकि यहाँ तक 3 हाईएस्ट दिया है, तो 3 बार तक एक्सपेंशन किया है, 3 बार डेरिवेटिव आपको हाईएस्ट तक पहुंचना है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा पहला f ऑफ z बराबर log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x लिख लिया। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर तीसरी बार डेरिवेटिव इसका करेंगे तो 2 अपॉन एक्स क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पर x नहीं है z है, समझ रहा हूं मैं, बट मुझे जो फॉर्मूले याद है वो x के फॉर्म में याद है, तो इसलिए x की तरह आपको याद कर सकते हैं। सबकी अलग अलग ट्रिक होती है, ऐसा नहीं है कि मैं यही कह रहा हूं कि इसको। तो यहाँ z की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, तो यहाँ पर z की जगह आपने 1 रखा, तो यहाँ पर log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, वो मैंने आगे लिख रखा है कि log 1 बराबर क्या है, 0 है। सेम उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1, देन उसके बाद 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सभी वैल्यू आपके पास आ गई हैं। जब ये आपके पास सभी वैल्यू आपको दे रखी हैं, तो क्या ये जो सभी वैल्यू हैं इसमें आप पुट नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे ये f डबल डैश 1 है, तो इस f डबल डैश की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, उसके बाद ये f डैश 1 की वैल्यू क्या है, f डैश 1 की वैल्यू क्या है, 1, तो ये 1 आप यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। जब आप पुट कर देंगे तो ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी, जो रिमेनिंग टर्म है इस 0 को हमने हटा दिया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आया। और f ऑफ z क्या था, log z था, f ऑफ z क्या था, log z था। समझ में आया ना, ओके। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन डी पार्ट है। अब डी पार्ट ध्यान से देखना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका बी पार्ट भी सेम है, बस उसके नीचे क्या है, उसके नीचे z माइनस पाई नहीं है, z माइनस पाई नहीं है। ठीक है, तो उसमें हमें आपको करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले z माइनस पाई को हम बाद में देख लेंगे, पहले हम साइन z का एक्सपेंशन उत्पन्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर f ऑफ z आपके पास क्या है, साइन z, मैंने अभी लेट किया है, लेट। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू ए, भाई z बराबर क्या होता है, a होता है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू पाई, तो पाई इज इक्वल टू ए, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर पाई हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई, पाई। तो f ऑफ z के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंशन, जो आपके पास टेलर सीरीज का फॉर्मूला होता है वो हमने लिख लिया, यहाँ पर 4 बार तक हमने लिखा हुआ है।
ठीक है। उसके बाद कोई नहीं, जेड की जगह आपको क्या पुट करना है, जेड की जगह पाई पुट करना है टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जेड बराबर पाई, लेकिन ए बराबर आपको पुट क्या करना पड़ेगा, पाई आपको पुट करना पड़ेगा भाई। यहाँ इसके अकॉर्डिंग आपको पुट करें, यहां पर थोड़ी कर देंगे, यहां पर थोड़ी करेंगे भाई, यहां पर थोड़ी करेंगे, पाई पुट अप, पाई जो पुट करना होगा वो ए की तरह आप एक ही जगह पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर पाई पुट किया, यहां पर पाई, पाई फिर पाई आपने पुट कर दिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बची बस ये पहले बार डेरिवेटिव, दूसरा बार एक बार ले लो, नहीं एक बार क्या है, क्या सर, एक बार डेरिवेटिव, दूसरी बार डेरिवेटिव, तीसरी बार डेरिवेटिव और फोर्थ बार डेरिवेटिव। तो 4 बार आपको डेरिवेटिव करना है, तो वही 4 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां पर मैंने 5 बार, बेसिकली 5 बार लिख रखा है वही। उसके बाद यहां पर क्या होता है, जेड की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, जेड। अब देखिए यहां पर जेड बराबर क्या है, पाई। ये जो पाई वैल्यू पुट करनी होगी वो डेरिवेटिव में पुट करते हैं। समझ में आई है? हाँ सर, आगे बात समझ में। तो ये आपके पास उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू सभी आप जानते होंगे कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, sin 180 की वैल्यू, बेसिकली sin 180 की वैल्यू, 180 की जो वैल्यू रहती है वो 0 रहती है, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। क्लियर है ना? ओके, तो ये मैंने यहां पर 2 वैल्यू लिख दी है। जब ये आपके पास पूरा डेटा दिया है तो क्या ये वैल्यू इसमें उठा के पुट कर सकते हैं कि बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो ये आपने पुट कर दी, तो ये यहां पर आपने पुट कर दी। अब बस यहां तक तो आपका काम खत्म था कि ये जो पीछे वाला क्वेश्चन बी था तो वो यहां तक फिनिश हो जाता है। अब मेन बात यहां पर क्या थी कि साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई था या नहीं। अब यहां पर देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये आपके पास जेड माइनस पाई है, या जो आपके पास जेड माइनस पाई है, क्या इसको मैंने अलग लिख सकता हूं, इस जेड को लिख सकता हूं या नहीं भाई। ये आपके पास 2 अपॉन जेड है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 1 अपॉन जेड, कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही मैंने यहां पर किया है। और इस साइन जेड को तो आप जानते हैं ये रहा, तो इसके नीचे क्या करना पड़ेगा सर, 1 अपॉन जेड से पूरी को डिवाइड कर दीजिए। तो जहां पर नहीं है उसको डिवाइड करना, यहां पर इसको डिवाइड करेंगे तो -1, तो यहां पर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पावर कम हो जाएगी, फिर यहां पर डिवाइड करेंगे तो 1 पावर और कम हो जाएगी। ठीक है ना, आई ना समझ में बात? क्वेश्चन कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी? एकदम शानदार, बढ़िया ना? ओके, करोगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, और जब छाएगी उदासी तो तुझे नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, इश्क का बुखार उतर जाएगा। तो वही वाली शायरी आपने सुन रखी होगी इंस्टाग्राम पे, बहुत वायरल हुई है ये। बेसिकली हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, वही वाली शायरी है। समझ में रहे हो कि करोगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, और जो छाएगी उदासी तो तुझे नींद नहीं आएगी, जो नींद नहीं आएगी तो चेहरे पे असर आएगा, और जो चेहरे पे असर आएगा तो तू नजरें चुराएगी, और जो तू नजरें चुराएगी फिर न जाने कब तक मुस्कुराएगी। मिलने ना आए, मुझसे मिलने ना आए। प्लीज सर शुरू से स्टार्टिंग प्लीज सर, रिपीट सर। तो रिपीट करते हैं, करोगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, और जो छाएगी उदासी तो तुझे नींद नहीं आएगी, जो नींद ना आएगी तो चेहरे पे असर आएगा, और जो चेहरे पे असर आएगा तो तू नजरें चुराएगी, जो तू नजरें चुराएगी तो फिर ना जाने कब तक मुझसे मिलने ना आएगी, और तू मिलने ना आए मुझसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। वाह 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 सर, वाह वाह, मौज कर दी वाह। तो ये पढ़ ले भाई, पढ़ ले, बस हो गई कि सर क्या बात है, आजकल तो बहुत मोहब्बत, बहुत छोड़ने वाली बात हो रही है। क्या कोई छोड़कर नहीं, बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए बाइनोमियल्स थ्योरम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर ये तो फॉर्मूले हैं, ऊपर तो सर फॉर्मूले लिख रखे हैं आपने। क्या सर
बिल्कुल सही, फॉर्मूले ही हैं। तो ये कुछ बाइनोमियल के 3 फॉर्मूले जो कि पहली यूनिट में भी हम पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो फॉर्मूले, इन फॉर्मूले का यूज करके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 12 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं, बीच में एक प्यारा सा टॉपिक हमने करवा दिया है आपको, तो ये वो उसके अकॉर्डिंग देखिए। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड आपको करना है, और ये आपको दे रखा है रीजन 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये एफ ऑफ जेड मैंने लिख रखा है। इस एफ ऑफ जेड को, इसको, ये जो आपके पास टर्म है, मैंने इस टर्म को अलग अलग कर लिया। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो जेड -2 -1 अपॉन जेड आएगा, फैक्टर जब आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, ये जो -2 है इसको मैंने कॉमन लिया है। उसके बाद जिसके नीचे नहीं है उसके नीचे पहुंच जाएगा, और यहां पर क्या है, जेड है, तो इस जेड को मैंने कॉमन लिया, तो यहां से कॉमन। और आप जानते हैं बाइनोमियल कैसे, तो ये आपके पास क्या बच गया, -1/2 -1/2, और ये टर्म आपके पास ऊपर चली जाएगी विद द नेगेटिव पावर। उसके बाद सेम ऐसे ही ये जो टर्म है वो ऊपर चली जाएगी नेगेटिव पावर के साथ। देन उसके बाद यहां पर फिर वही फॉर्मूला 1 - x की पावर 1 - x की पावर -1, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर यही फॉर्मूला आपने अप्लाई किया हुआ है, कर दिया। उसके बाद 1 - x की पावर -1, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। तो बेसिकली अगर किसी बुक वगैरह में देखेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है। अगर रीअरेंज करते हैं तो z की पावर -1 ये ऊपर चला जाएगा, फिर प्लस आएगा z की पावर -2, फिर प्लस आएगा z की पावर -3। देन उसके बाद यहाँ पर फिर इसको दे रखा है +1 प्लस z/2 प्लस z² 4 प्लस z/8 z³/8। तो क्यूब को मतलब 2 की पावर 3 ऐसे लिख रखा होगा, z/2 का होल क्यूब, या फिर z/2 का होल स्क्वायर। ये जो टर्म है इसको z/2 का होल स्क्वायर और z/2 का होल क्यूब, इस 8 को कुछ इस टाइप से लिख रखा होगा। बट फिर भी अगर आप इतना छोड़ कर आएंगे कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर भी मैंने आपको बता दिया जिससे कंफ्यूज ना हो आप। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13-14 में आया हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। टेलर सीरीज को एक्सपेंशन करना। क्वेश्चन ये दिया है, z = 4 वैल्यू दी है, फाइंड इट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है वो मैंने वैल्यू यहां पर लिख रखी है, ठीक है ना। उसके बाद वही जैसा हमने पीछे क्वेश्चन में किया था वो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख लिया। उसके बाद ये 1/2, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं, इससे इसको डिवाइड करता हूं, तो ये 1/2 कुछ जब आता है। उसके बाद ये 1/2 लिख लिया। देन उसके बाद पहली बार ये आएगा 1/z -3 -1/z +-1, तो ये आपने लिख लिया। उसके बाद अबाउट z आपको दे रखा है, z बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो जब इसको इधर लेकर आएंगे तो z -4 = क्या आएगा, 0 आएगा। आएगा ही नहीं कि हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो z -4, इसको, ये जो आपके पास टर्म है इसको मैं t लेट कर लेता हूं कि आपके पास क्या है, t। यहां से इस z की वैल्यू निकालता हूं तो t+4 आती है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये z है, यहां पर भी z है, तो इस z की जगह में t+4 वैल्यू रख देता हूं। तो ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में वही कंसेप्ट किया हुआ है, तो इसकी जगह मैंने t+4 वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपके पास, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद इसको 1 को मैंने आगे लिखा 1 + t, यहां से इस 3 को मैंने कॉमन लिया क्योंकि यहां पर मैं एक्सपेंशन अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। 3 को मैंने कॉमन, तो यहां से मैंने 3 को जैसे ही कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद मैंने बेसिकली यहां पर भी क्या किया है, इस t को मैं और कॉमन ले सकता हूं। क्या लिख, इस t, ये आपके पास क्या है, 1/1 + t है। तो ये 1 + t की पावर -1 लिख सकता हूं या नहीं, ऊपर पहुंच जाएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 + t की पावर -1, तो 1 + t की पावर -1,
लिख लिया। उसके बाद यहां पर ये जो हमने कॉमन लिया था ये 3, तो -1/3 और ये 1 + t/3 को ऊपर लेगा विद द नेगेटिव पावर। तो नेगेटिव पावर के अकॉर्डिंग मैं ऊपर पावर ले गया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हमने बाइनोमियल को एक्सपेंशन किया है, देन इसके अकॉर्डिंग बाइनोमियल को मैंने यहां पर एक्सपेंशन किया हुआ है। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला आप पीछे से देख सकते हैं, ठीक है, कैसे क्या आता है फॉर्मूला। सेम ऐसे ही उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, टी की ओरिजिनल, भाई टी बराबर क्या था, टी बराबर z-4 था, तो टी बराबर z-4 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 मैंने वैल्यू को रख दिया है और यही आपके पास क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है ना? क्लियर 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 इतना कि हाँ सर क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वही साइन इनवर्स जेड। इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है वो 10 का है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई नहीं, साइन इनवर्स जेड है, एफ ऑफ जेड क्या है, साइन इनवर्स जेड। अब यहां पर आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव यदि मैं लूंगा तो इसका क्या लूंगा, मैं ये डेरिवेटिव लेता हूं, तो इसका डेरिवेटिव जो रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। आप जानते होंगे कि सर बिल्कुल जानता हूं, मैं एकदम जानता हूं, कोई भी प्रॉब्लम मुझे है नहीं, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत, मुझे परेशानी एक धेले की है नहीं है। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 1/√1 - z² डेरिवेटिव होता है। कि बिल्कुल सर कोई भी परेशानी, हमें दिक्कत परेशानी है नहीं, ठीक है ना। अरे रुक जा भाई, ओके ओके, कौन रुक जा सर। तो ये आपके पास रूट था, इस रूट को मैंने क्या कर दिया, -1/2 पावर लिख दी है, यहां पर लिख दी मैंने कि सर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां पर इस ये आपके पास क्या है, -1/z, तो इसको मैं ऊपर ले गया विद द नेगेटिव पावर, तो ये नेगेटिव पावर हो जाती है। तो यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग यहां पर इसको एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग खोल देंगे। जब आप इसको खोल देंगे तो यह आपके पास f' आया, भाई यही तो आपके पास था, ये f' था, तो इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन आप कर देंगे। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन इनवर्स जेड का क्या हो जाएगा, टेलर सीरीज में एक्सपेंशन हो जाएगा। इतना क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, और जो उदासी छाएगी तो तुझे नींद नहीं आएगी, समझ रहे हो ना। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो आप भी सर, क्या हुआ आपको, बहुत शायरी आजकल करने लगे हो आप, हैं? क्यों जी, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है बेटे, पढ़ ले, पढ़ ले भाई, पढ़ ले। 8 तारीख को मैथ का ही एग्जाम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स जेड का आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, तो सेम ऐसे ही आपको करना है। एफ ऑफ जेड ये आपके पास है, तो एफ, इसका डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/1 + z², ठीक है। इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। उसका 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट, सॉरी कौन सा, क्वोशिएंट रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो क्वोशिएंट रूल आप जानते होंगे, तो क्वोशिएंट रूल कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो ये मैंने पीछे ही फॉर्मूला कई बार बताया, यूनिट 4 में भी बताया हुआ है, यूनिट इसमें भी अभी 5th यूनिट में भी बताया है, यूनिट 1 में भी बताया हुआ है। तो ये आप जानते होंगे कि प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वोशिएंट रूल क्या है, ठीक है। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग 3 बार इसका डेरिवेटिव कर देंगे, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, ठीक है। अब यहां पर एक वैल्यू दी है कि z = π/4। क्वेश्चन आपको ध्यान से याद हो तो z = π/4 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद z = π/4, तो सबसे पहले यहां पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये निकाला था हमने, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में π/4 रखेंगे, क्या रखेंगे, π/4 से। ये आपके पास f है ओनली, ये f' है, ठीक है ना, ये f है, f' नहीं है, ये f है, ये f' है, फिर f डबल डेरिवेटिव है, फिर 3 बार डेरिवेटिव की ये वैल्यू आपके पास आई हुई है, ठीक है ना। तो समझ में आया ना। देन उसके बाद यहाँ पर f यहाँ पर रखेंगे, ये जो पहला था ना इसमें,
ठीक है, f पाई अपॉन 4, यहाँ पर z की जगह पाई अपॉन 4 रखेंगे। फिर उस tan इनवर्स की जो वैल्यू निकालेंगे वो हम अपनी कैलसी से निकाल सकते हैं। तो कैलसी से जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी tan इनवर्स की। ठीक है, उसके बाद फिर पाई अपॉन 4 f डैश 1 में रखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। डबल डेरिवेटिव में रखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है ना, तो ये सभी वैल्यू आप उसमें रख देंगे, फॉर्मूले में रखेंगे तो ये आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम चलते हैं लॉरेंट सीरीज की तरफ। ठीक है, उसके बाद लॉरेंट के बाद एक और आपके पास टॉपिक बच जाता है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बस उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे हम। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर लॉरेंट सीरीज आपके पास दी है। लॉरेंट सीरीज बेसिकली ये होती है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगे चल के ये आपको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो फिर पूछेंगे सर ये सिग्मा कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ए एन कहाँ है, बी एन कहाँ है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पहला पार्ट होता है ए एन वाला, उसको हम जनरल पार्ट बोलते हैं, और ये जो बी एन वाला पार्ट है ये आपके पास प्रिंसिपल पार्ट होता है। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। तो ए एन जो है वो आपके पास ये है, ए एन की जो वैल्यू है वो ये है, यहां से 1/2 पाई आई क्लोज इंटीग्रल C1 f ऑफ t अपॉन t माइनस ए एन प्लस 1 dt, और n की वैल्यू 0 1 2 3 है। ठीक है ना, उसके बाद बी एन की जो वैल्यू है, ये जो आपके पास बी एन है, इस बी एन की वैल्यू ये है आपके पास, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर माइनस एन है, यहाँ पर भी माइनस एन है, और ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम, बस यहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाती है और n की वैल्यू यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये लॉरेंट सीरीज का फॉर्मूला है, तो आपको याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन 16 ध्यान से पढ़िए, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 21-22 में आया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन हमने लिख लिया, f ऑफ z बराबर ये दे रखा है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली करा क्या है, यहाँ पर इन दोनों की सबसे पहले मल्टीप्लाई करी है, क्या कर ली, ये दोनों की सबसे, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिख लिया। अब जब मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इस संख्या से इस संख्या को डिवाइड करूंगा, तो ये डिवाइड मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, ये डिवाइड कर लिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 5z, ये आपके पास रिमाइंडर बचा है, तो डिवाइड करना आप जानते होंगे, बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, तो 1 माइनस ये आपके पास रिमाइंडर अपॉन क्वेश्चन, यानी कि क्या हुआ, ये आपके पास क्या होता है, ये डिवाइजर होता है, डिविडेंट होता है, ये आई थिंक ये डिवाइजर, ये डिविडेंट होता है, डिविडेंट ये होता है डिवाइजर। ठीक है, और ये होता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये होता है आपके पास रिमाइंडर, यही तो होता है। यहां पर क्वेश्चन कितनी बार है, 1, तो यहां पर इसलिए 1 आया है, माइनस उसके बाद यहां पर रिमाइंडर कितना बता है, रिमाइंडर ये बचा है, और कितने से हमने डिवाइड किया है, डिवाइड मतलब डिवाइजर कितने को किया है, ये इससे किया है, तो ये इस टाइप से हमने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, लिख लिया। अब उसके बाद इस टर्म को तो हम पीछे ही जानते थे कि ये वाली टर्म है, तो इसको हमने 2 पार्ट्स में लिख लिया, 2 पार्ट्स में लिख लिया कि हाँ सर बिल्कुल लिख लिया। अब की बार आपको करना क्या है, इससे 5z प्लस 7 अपॉन z प्लस 7 से इससे इसको डिवाइड करना है, इस संख्या से इसको डिवाइड करना है। जब आप इस संख्या से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा, और सॉरी मेरे प्यारे साथियों, सॉरी। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको किससे, इससे, हम सॉरी भाई गलती से निकल गया, बस मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पर इससे आपको इससे डिवाइड करना। ये जो आपके पास z प्लस 3 है, z प्लस 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको 5z प्लस 7 को, 5z प्लस 7 को जब z प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर माइनस का 8 आएगा, तो माइनस हमने ऑलरेडी पहले ही कॉमन ले लिया। ठीक है ना, ओके, समझ में आया ना। देन उसके बाद फिर ये जो माइनस के 3 है, तब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, तब ये आपके पास आएगा। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पर मैंने लिख रखा है कि यहां पर क्या है, देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है, इससे ये आपके पास z प्लस 2 था,
था या नहीं? तो यहाँ पर z+2 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे 5z+7 को, तो रिमाइंडर आएगा -3, और यहाँ पर कितना आया है? -3 रिमाइंडर आया। और किससे डिवाइड करा है हमने? z+2 से डिवाइड किया है, z+2 से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब की बार हमने z+3 से यहां से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आया? -8, तो -8 अपॉन z+3 ये आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहां पर -8 माइनस पहली कॉमन ले लिया, 8 अपॉन z+3 आपके पास आया हुआ है। क्लियर है ना? क्लियर कि हाँ सर इतना क्लियर। उसके बाद इस माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर ये प्लस का 3 अपॉन z+2 और ये -8 अपॉन z+3 आपके पास हो जाएगा। क्या किसी को इतनी परेशानी है? इतनी परेशानी कहां से आ गई भाई? क्यों जी, इतनी परेशानी कहां से आई है? सर कोई भी परेशानी तो है नहीं, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना? ओके, करोगी मोहब्बत? सर एक और शायरी प्लीज सर, प्लीज सर, एक और शायरी। चलिए, अर्ज किया है सर, प्लीज एक शायरी बढ़िया सी एकदम दिल पे लगने वाली सुनाइए, एकदम जो दिल के पार जाए। तो दिल के पार तो बस एक ही चीज जा सकती है कि बस क्या ही बताएं अब आपको। सर शायरी नहीं सुनाई आपने, शायरी सुनाएंगे इसके जब ये आपके पास टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब एक शायरी और सुनाएंगे, ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट केस। क्वेश्चन में पहला केसेस था कि z की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए, तो z लेस देन 2। तो यहाँ पर इसको जब हम यहाँ पर से 2 हम कॉमन लेंगे यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो ये हमने ऊपर लिख दिया एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही यहां पर वही फॉर्मूला जो लॉरेंट सीरीज का फॉर्मूला है, तो 1 + 3/2 ये सिग्मा 0 से इंफिनिटी लिमिट -1, ये जो -1 है वो 1 की पावर n z/2, ये जो z/2 है, ठीक है। -8/3 सिग्मा 0 से इंफिनिटी तक लिमिट, और ये -1 की पावर n और z/3 की पावर n। तो ये एक्सपेंशन यहां पर खुल जाता है। सेम ऐसे ही आपको लिखना है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बी पार्ट के लिए, तो बी पार्ट के लिए सेम लिखना है आपको, सेम एज इट इज लिखना है कि यहाँ पर 2 है, तो जहां पर आपके पास z था उसकी जगह आपको क्या लिखना है? 2। तो 2 अपॉन z की पावर -1 -8 1 + z/3 की पावर -1। और फिर थर्ड पार्ट के लिए यहां पर आपको 1 + 3 1 प्लस वही जो ऊपर वाले के लिए था 2 अपॉन z -1 -8 अपॉन z 1 + 3/2, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 3/2 आपके पास आ जाएगा। भाई इसके अकॉर्डिंग आप खोलते जाइए, इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंशन करना है, तो ये आपके पास आएगा। क्लियर ना? तीसरे पार्ट के लिए ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट यहां पर दिया हुआ है, तो सेम आपको वही करना है। 11 और 12 में लगातार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो f(z) आपको ये है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। यहां पर अगेन एक फॉर्मूला बन जाता है कि सर बिल्कुल बन जाता है a² - b² का, तो वही फॉर्मूला हमने यहां पर ओपन कर लिया और इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन। अब उसके बाद यहां पर ये z है, ये आपके पास क्या है? z अपॉन ये मैंने यहां पर लिख लिया। अब यहां पर हम बाई पार्शियल फ्रैक्शन, आपको याद होगा पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में होता है, पार्शियली फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन में हम पढ़ते हैं क्लास 12th में। तो पार्शियली फ्रैक्शन क्या होता है? a अपॉन z -1 प्लस b अपॉन z +1 c z प्लस d अपॉन ये आपके पास z² + 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से यदि मैं z बराबर निकालता हूं, तो z बराबर क्या होगा? a आपके पास, और a को ये जो z वाला इसके नीचे डिनोमिनेटर है इसको छिपा लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो a के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, a के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई, b के साथ इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, b के साथ इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, फिर c z प्लस d के साथ किसकी? इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद यहां पर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे जो टर्म बचती है ना, जैसे ये z -1 है, तो z -1, तो z की जगह आपको क्या रखना है? यहाँ पर 1 पुट करना है, तो इसमें z की जगह आप पूरे में 1 पुट करेंगे। जब आप पूरे में 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू वहां से आ जाएगी। a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? देखिए z बराबर 1, तो यहाँ पर z की जगह 1, तो a यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1, उसके बाद 1 पुट करेंगे तो 1, ठीक है।
तो क्या आएगा यहाँ पर आपके पास 1, 4 दूनी 8, 8 भाई आपके पास क्या है, ये आपके पास 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 5 दूनी 10, तो 10 ए आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 आएगी। नहीं आई समझ में भाई, ये आपके पास z-1 है, ये z-1, z-1 इज इक्वल टू 0, तो z बराबर क्या है 1, तो z की जगह, इस z की जगह आपको 1, तो z की जगह 1 रखा, और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/10। सेम ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे, सेम ऐसे ही c और d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, और यहाँ पर z की जगह 2 पुट करेंगे। तो जब आप पुट कर लेंगे तो सभी वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, c की वैल्यू ये रही, और d की भी वैल्यू ये रही, a की वैल्यू, b की वैल्यू, a और b की वैल्यू, सभी वैल्यू आ गई। सभी वैल्यू आने के बाद आप वैल्यू को पुट कर देंगे, जो आपने ऊपर ये जो वाली टर्म थी ना, ये इसमें a b c d की चारों की वैल्यू को पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद ये आपके पास फाइनल बन जाता है। अब सेम ऐसे ही क्या करना है आपको, यहाँ से क्या लेना है, z को कॉमन लेना, यहाँ से z को कॉमन, यहाँ से भी z को कॉमन, यहाँ से क्या आएगा 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + z²/4 ऊपर पहुंचेगा विद द नेगेटिव पावर, ये भी ऊपर पहुंचेगा विद द नेगेटिव पावर, ये भी ऊपर पहुंचेगा विद द नेगेटिव पावर, ठीक है। उसके बाद वही एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पर ओपन कीजिए, यहाँ पर ओपन करना है, यहाँ पर ओपन करना है, तो ओपन करने के बाद ये आपके पास आएगा। अगर ये आगे सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज इतना ही छोड़ देंगे तो आपका आंसर यहीं पर फिनिश हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस मैंने लिख रखा है कि ये प्रैक्टिस करेंगे आप इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी है 16, 17 जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द लॉरेंट सीरीज, आपको लॉरेंट सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15, 16, 12, 13 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सेम ऐसे ही वहां पर वही जैसा अभी पीछे हम क्वेश्चन करके आए हैं, सेम वही कंसेप्ट यूज होगा। उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आपने लिख रखा है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास है, देखिए ये z की पावर 3 माइनस के 9z है, यहाँ से z कॉमन लीजिए तो z² माइनस के 9 है या नहीं, कि हाँ सर, तो एक तो z बराबर 0 आएगा, एक z² माइनस के 3 का स्क्वायर, तो a² मतलब z + 3 और z - 3, ये आपके पास ये आएगा, तो 3 वैल्यू यहां से आएंगी, तो एक z - 3 और z + 3, तो ये आपने a b c के लिए पार्शियली लिख ली हुई है। ठीक है ना, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम, एक धेले की परेशानी है नहीं। तो a की वैल्यू आप जानते होंगे कैसे निकालते हैं, कि सर बिल्कुल जानते हैं। तो a बराबर a की मल्टीप्लाई किसके साथ, इन दोनों के साथ, तो a बराबर आपको रखना क्या है, z की वैल्यू 0। तो जब आप इसमें z की वैल्यू 0 रखेंगे, जब आप इसमें z की वैल्यू, ये आपके पास z है, ठीक है, तो z की वैल्यू इसमें आप 0 रखेंगे, तो 0 रखने पर पूरी टर्म आपके पास a की वैल्यू 2 आएगी। सेम ऐसे ही z की वैल्यू 3 रखेंगे तो b की वैल्यू आपके पास 4 आएगी। सेम ऐसे ही z की वैल्यू -3 रखेंगे तो c की वैल्यू 1 आएगी, माइनस नहीं है 1। तो उसके बाद यहाँ पर f ऑफ z, भाई ये आपके पास क्या था, ये आपके पास क्या है f ऑफ z, तो f ऑफ z बराबर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, सभी वैल्यू आपके पास आ गई है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब उसके बाद आप करते क्या है, यहां से क्या कॉमन लेना पड़ेगा आपको, z कॉमन लीजिए, यहां से भी z कॉमन लीजिए। जब आप z कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास, सॉरी z क्यों ले कॉमन लेंगे, हम टर्म लेंगे, 3 कॉमन लेंगे यहां से, देन उसके बाद यहां से 3, तो विद द नेगेटिव पावर ऊपर पहुंच जाएगा, ये हमने ऑलरेडी ऊपर पहुंच दिया 3 कॉमन लेके, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल क्या सर, लॉरेंट सीरीज का फॉर्मूला बिल्कुल याद है, तो वही 4/3 समेशन सिग्मा n = 0 से इंफिनिटी तक चलेगा, तो z/3 की पावर n, z/3 की पावर n। सेम ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस -1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा -1 आ जाएगा, और बाकी की टर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद दूसरे पार्ट के लिए z की वैल्यू >3, तो सेम ऐसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वही जो ऊपर वाली टर्म आपके पास क्या है, सेम है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 3/2 की पावर n, और 3/2 है
की पावर n आपके पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि z की वैल्यू अब की बार यहाँ पर z की जगह आपको 3 पुट करना है। यहाँ पर आपके पास z की जगह 3 पुट करना है और नीचे क्या रहेगा, z रहेगा। नीचे क्या रहेगा, z रहेगा। अब की बार z कॉमन लिया आपने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन अप्लाई रेसिड्यू थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप पढ़ लेंगे रेसिड्यू थ्योरम क्या है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, तो वो मैं आपको करा सकता हूं, बट फिर भी आप एक बार बुक से कहीं से भी आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां से रेसिड्यू थ्योरम पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दे रखा आपको ये 18-19 में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो कंसीडर करता हूं जहां पर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, इसकी जगह जेड हमने वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो जेड हमने वैल्यू को पुट किया, यहां पर वही क्या बनते हैं, सिंगुलैरिटी, इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी के अकॉर्डिंग यहां पर जेड की वैल्यू प्लस माइनस आई और यहां पर प्लस माइनस 2i, तो ये आपके पास 2 वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। देन उसके बाद रेसिड्यू क्या कहती है कि z इज इक्वल टू आई के लिए, z इज इक्वल टू आई के लिए ये रेसिड्यू का फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, z इज इक्वल टू आई के लिए या z इज इक्वल टू जो भी a आएगा या और कुछ टर्म आएगी तो उसके लिए क्या है, तो लिमिट z टेंड्स टू आई, यहां पर i के लिए निकाल रहे हैं, तो लिमिट z टेंड टू i, तो z माइनस आई लिखना पड़ेगा और उसके बाद f ऑफ z लिखना पड़ेगा। तो f ऑफ z हमने यहां पर लिख लिया। अब यहां पर बहुत से बच्चे बोलेंगे कि यहां पर सर आपने क्या करा है, तो यहां पर एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये फॉर्मूला यहां पर बनाया हुआ है, तो इसलिए 2 ये टर्म और ये टर्म आपके पास एक्स्ट्रा आई है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रहती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रहती है। उसके बाद यहां पर z की लिमिट हम रखते जाएंगे, तो ये तो खत्म हो जाएगी टर्म। उसके बाद z स्क्वायर अपॉन ये आपके पास z प्लस 1, ठीक है, और ये आपके पास z स्क्वायर z प्लस 1 z स्क्वायर, और इससे ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई है। तो ये टर्म और ये टर्म आपके पास 2 टर्म आपके पास बचेंगी, और यहाँ पर z की लिमिट आप रख देंगे i, तो i की वैल्यू रखेंगे तो i स्क्वायर 2i 1 प्लस 4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1/6i आपके पास आएगा। रेसिड्यू, ठीक है, जो भी है प्रोनाउंसिएशन कर लेना भाई। उसके बाद यहां पर अब z की वैल्यू 2i के लिए हम करते हैं रेसिड्यू के लिए z की वैल्यू अब की बार क्या रहेगी, 2i आपके पास हो जाएगी। जब आपके पास 2i हो जाएगी तो लिमिट क्या होगी, 2i होगी, तो z माइनस 2i, तो इस z माइनस 2i से ये कैंसिल आउट, तो ये दो टर्म आपके पास बचेंगी, तो ये दोनों टर्म हमने यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये होता है रेसिड्यू f ऑफ 1, जो आपने f ऑफ 1 निकाला i के लिए, उसके बाद रेसिड्यू f ऑफ 2, ये आपने 2i के लिए निकाला है, तो ये दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व रखने के बाद आपके पास π/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, ये आपके पास इवैल्यूएट आपको करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, वही आपको दे रखा है, ये आपको इवैल्यूएट सॉल्व करना है। तो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो मैंने लिख ली, रियल पार्ट आपको लिखना। तो इस अगर आपको ध्यान हो, हमने यूनिट 4 के अंदर किसी ने वन शॉट देख रखी होगी तो उसको पता होगा कि यहाँ पर cos थीटा होता है, तो cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर i थीटा लिख सकते हैं, e की पावर क्या लिख सकते हैं, i थीटा वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या है, 3 थीटा, तो e की पावर 3 i थीटा हमने लिख लिया। उसके बाद 5 प्लस यहाँ पर इस 2 को 2 cos थीटा की जगह हमने यहां पर क्या लिख लिया, 2 हमने कॉमन लिया। उसके बाद e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा और d थीटा पूरे के रेस्पेक्ट में, रियल पार्ट यहां पर मैंने लिखा रखा है कि z की जगह जहां पर e की पावर i थीटा है उसकी जगह मैंने z पुट किया हुआ है, और जहां पर d थीटा है उसकी जगह dz अपॉन iz पुट किया। तो यहां पर आप देखेंगे d थीटा था, तो d थीटा की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करी है। यहां पर e की पावर i थीटा है तो z पुट किया है, e की पावर i थीटा था तो 3
z की पावर 3 मैंने पुट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास टर्म बच जाती है, यहां से i कॉमन लिया मैंने, i कॉमन लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है वो मैंने यहां पर लिख ली हुई, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देन उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास टर्म आएगी, ठीक है। ये सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे ये टर्म आपके पास आ जाएगी तो ये आपके पास सिंगुलैरिटी, आप जानते ही होंगे सिंगुलैरिटी कैसे निकालते हैं, तो z की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएंगी। जब 2 वैल्यू आ जाएंगी तो सबसे पहले 1/2 के रेसिड्यू 1/2 के लिए निकालेंगे, तो रेसिड्यू की 1/2 मतलब लिमिट क्या रहेगी, माइनस के 1/2 लिमिट रहेगी। तो सॉल्व करेंगे तो इससे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ रहेगा, ठीक है। तो z3/2i, ये आपके पास इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर दोनों की ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास टर्म आएगी। और z की वैल्यू आप पुट करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे -1/2 को, तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आएगा, ठीक है। और उसके बाद कॉची रेसिड्यू थ्योरम, तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग f ऑफ z क्या आया था आपके पास 2πi मल्टीप्लाई दिस टर्म, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 से 12 बार और इस i से ये i कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के π/12 आपके पास बच जाएगा। क्लियर है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो हाउ द जो हाई सर एकदम हाई होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, इसकी लाइव महामैराथन हम लेकर आएंगे तो वो वहां से डाउट आप पूछ सकते हैं। यूजिंग कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू इवैल्यूएट आपको करना है। 15-16 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आई बराबर मैं मानता हूं दिस सेम है। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको fx बराबर मैंने मान लिया fx इज इक्वल टू x² प्लस a² का होल स्क्वायर। उसके बाद यहां पर आप जानते हैं पोल्स या फिर आप सिंगुलैरिटी जिसे बोलते हैं, तो सिंगुलैरिटी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाती है, प्लस माइनस ai आ जाती है। तो प्लस माइनस ai आ गई। जब रेसिड्यू के अकॉर्डिंग तो इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या होगी, ai होगी, क्या होगी ai। तो रेसिड्यू के अकॉर्डिंग 1/n फैक्टोरियल, तो 2 - 1 करेंगे तो n 1 ही बचेगा बेसिकली। तो d/dx जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर रेसिड्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रहेगा, इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे आप। किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, ठीक है। तो d/dx जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार डेरिवेटिव वही इसका क्या कर दिया आपने, होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर। देन उसके बाद डेरिवेटिव जैसे क्या करते हैं हम, क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट सॉरी क्वेश्चन रूल जो लगाते हैं उस टाइप से इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो x माइनस ai का होल स्क्वायर, तो x माइनस ai का होल स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। तो बचा आपके पास क्या, 1/x प्लस ai बचा। तो 1 प्लस x प्लस ai का होल स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर लिमिट आपको दे रखी है कि हाँ x की जो लिमिट है वो क्या है, ai आपको लगानी है। तो यहाँ पर जहां पर x की जगह है ai आप वैल्यू पुट कर देंगे। पहले अभी इसका एक बार और डेरिवेटिव होगा, एक बार जब आप और डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास होगा भाई, वो 1/x था, इसका डेरिवेटिव 1/x² था, तो माइनस 2/x², x की पावर 3 होगा। तो x प्लस ai की पावर 3 और x की वैल्यू ये आपको रखनी होगी। जब आप x की वैल्यू ये रखेंगे तो ये आपके पास आएगा, ठीक है ना, समझ में आया ना, आ रहा है ना। ओके, उसके बाद यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी f ऑफ dx इज इक्वल टू 2πi सम ऑफ रेसिड्यू, सम ऑफ रेसिड्यू। तो f ऑफ x जो था वो आपने लिख लिया, 2πi मल्टीप्लाई सम ऑफ रेसिड्यू, ये वैल्यू आई थी आपको, ये वैल्यू आपने यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दी। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इस i से ये i कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2a की पावर 3 आपके पास बचेगा। और यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग ये आपके पास आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको ही इसके इक्वल हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ। तो बस यहाँ पर ये आपके 20 के 20 क्वेश्चन, 20 से ज्यादा ही क्वेश्चन है आई थिंक, तो 20 के 20 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में, लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। इनका नोट्स, इनके जो नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को एकदम बहुत बढ़िया तरीका से कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यूनिट 3 के कल आपको मिल जाएंगे 20 के 20 क्वेश्चन। यूनिट 3 में हम सोचेंगे कि कम से कम क्वेश्चन कराएं, ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा। बाय।